हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग ये आंसर की डिस्कस करेंगे जो कि हमारी किसकी है, टीजीटी एस्टेट का जो अभी पेपर हुआ है उसी की है ये हमारी जो है आंसर की। तो ये जो आंसर मैं बताऊंगी ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर की नहीं है ना। तो जैसा मुझे ये पेपर मिला है मैं एज इट इज आपके सामने वैसा ही इसको शो कर रही हूँ, और आंसर जो है वो इसको मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ। अगर जो भी आंसर आपको लगता है कि वो गलत है या सही है या उसमें कुछ और होना चाहिए, तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो सभी को आज जो है ऑब्जेक्शन डालने का लास्ट डेट भी है। मैं काफी टाइम से कह रही थी अगर किसी के पास हो, तो फाइनली आज ये पेपर मिला है। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये पेपर आया है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, और जैसा है ये वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगी और आप उसको अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। कौन सा पोषक तत्व शरीर प्रणाली के उचित कामकाज में मदद करता है? यानी कि इसमें पूछा है पोषक तत्व और किसके लिए, शरीर प्रणाली के उचित कामकाज के लिए मदद करता है। तो वो कौन सा करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर फैट यानी कि वसा। तो इसने बोला शरीर प्रणाली के उचित, यानी कि हमारे जो शरीर की जो क्रियाएं हैं उसको सही तरीके से कौन काम कराएगा और उसमें वो हेल्प करेगा। ठीक है। तो वो जो हेल्प करता है वो करता है हमारा विटामिन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन ये सब तो अपने एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे इनके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है। लेकिन ये पूरे शरीर की जो प्रणाली होती है ना, उसके कामकाज के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है। जैसे हार्मोन का बैलेंस और एंजाइम्स का सेक्रेशन वगैरह जो भी हमारे शरीर में होती है वो विटामिन के थ्रू हमारी उसमें हेल्प होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन। फिर आता है हमारा 92। खाना पकाने का एक मुख्य महत्व यह है कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारता है, केवल भोजन को नरम बनाता है, पोषक तत्वों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, या केवल नमी के नुकसान को बढ़ाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें देखते ही मिल जा रहा है कि जो केवल भोजन को नरम बनाता है, ये केवल वाला ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। केवल नमी के नुकसान को बढ़ाता है, देखो यहाँ पे ये भी कर दिया। अब पोषक तत्वों को पूरी तरह नष्ट कर देता है, तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा, ये भी हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारता है, ये हमारा खाना पकाने का एक मुख्य महत्व हो जाता है। ठीक है। फिर आता है 93। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की संरचना के बारे में पूछा है, स्ट्रक्चर पूछा है, तो वो किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते भी ऐसे ही है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट को। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 1। ठीक है। फिर आता है हमारा 94। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि अगर हम बात करें इसमें फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज या विटामिन, तो प्रोटीन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो किसमें होती है? अमीनो एसिड्स में होती है। ठीक है। तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अमीनो एसिड कहा जाता है, फैटी एसिड नहीं कहा जाएगा, ना ग्लूकोज और ना विटामिन। ठीक है। 95। पशु प्रोटीन को इस नाम से जाना जाता है। तो जो पशु प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम एनिमल प्रोटीन। ठीक है। तो एनिमल प्रोटीन क्या होता है? हमारा क्लास 1 का प्रोटीन होता है ना। और क्लास 1 में जो प्रोटीन होगा वो कैसा होगा? वो हमारा संपूर्ण प्रोटीन होगा। हमने प्रोटीन की जो कैटेगरी डिवाइड की जाती है वो 3, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। ठीक है। क्लास 1 में जो होगा वो पूर्ण प्रोटीन होता है, क्लास 2 में अपूर्ण होता है, और क्लास 3 में मतलब और भी कम वाला। तो जो हमारा पशु प्रोटीन होता है ये ए क्वालिटी का होता है, और इसमें इसी को हम संपूर्ण प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। एनिमल प्रोटीन जो होती है वो हमारी संपूर्ण प्रोटीन की कैटेगरी में आती है। फिर आता है 96। विटामिन के को इस नाम से भी जाना जाता है, एंटी स्कर्वी विटामिन, एंटी स्टर्लिटी विटामिन, या एंटी हेमरेजिक विटामिन, या सनशाइन विटामिन। अब आप यहाँ पे देख के भी पहचान लोगे कि विटामिन के को हम किस नाम से जानते हैं। अगर हम इसे देखें एंटी स्कर्वी विटामिन तो ये हो जाएगा सी, एंटी स्टर्लिटी विटामिन ये हो जाएगा ई, एंटी हेमरेज विटामिन ये हो जाएगा हमारा के,
और सनशाइन विटामिन कौन सा होता है हमारा डी। तो आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे एंटी होमरेज विटामिन के। ठीक है, विटामिन के किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो जो विटामिन के होता है वो हमारा प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। 97 का आंसर हमारा ए हो गया। अब विटामिन को इस नाम से जाना जाता है। अब इसमें विटामिन बोला है, अब इस क्वेश्चन में मुझे ना तो कोई विटामिन ए दिख रहा है ना डी दिख रहा है ना कोई सा मतलब कोई नाम नहीं दिख रहा इसमें। ठीक है, तो अब जो भी इंग्लिश वर्जन में नाम हो तो आप देख लीजिएगा। तो मैं ऐसे ही इसको बता दे रही हूँ, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल या फाइलोक्विनोन या टोकोफेरॉल। तो जो हमारा रेटिनॉल है वो हमारा किसको कहा जाता है? विटामिन ए को। कैल्सिफेरॉल किसे कहते हैं? विटामिन डी को। फाइलोक्विनोन कहते हैं विटामिन के को। और टोकोफेरॉल किसे कहते हैं? विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। तो जो भी विटामिन दिया हो आप उसके अकॉर्डिंग इस आंसर को लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सा विटामिन इसमें दिया है। तो उसके मैंने अकॉर्डिंग सारे विटामिन के नाम आपको बता दिए। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट आमतौर पर इन चीजों के लिए अनुशंसित की जाती है। यानी कि हाई प्रोटीन डाइट हम किस पेशेंट को देते हैं? जलने और घाव भरने के लिए, किडनी फेलियर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए या दिल की बीमारी के लिए। जो हाई प्रोटीन डाइट होती है ना वो हमारी टिश्यूज की जो मरम्मत कहते हैं उसको, वो जल्दी उसको भरने के काम आती है। तो किडनी फेलियर में तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि किडनी फेलियर में हमारा प्रोटीन डाइट को तो बैन ही कर दिया जाता है ना। तो जलने और घाव भरने के लिए हम सबसे पहले कौन सी डाइट दी जाती है? हमें हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। आमतौर पर जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद के लिए भी हाई प्रोटीन डाइट को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ताकि उसके टाके जल्दी से सही हों और जल्दी से उसके जो घाव है वो भरे। ठीक है, 100। जिन मरीजों को चबाने और निगलने में दिक्कत होती है उनके लिए कौन सी डाइट सही होती है? अब उनको निगलने में भी दिक्कत हो रही है और उनको चबाने में भी दिक्कत हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डाइट बतानी है कौन सी होगी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसमें बोला है जिन मरीजों को चबाने और निगलने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई मरीज है उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो हम उसको सॉफ्ट डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर वो बिल्कुल नहीं, अब इसमें बिल्कुल नहीं नहीं दिया ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको ये बोला होता जिन मरीजों को चबाने और निगलने में बिल्कुल दिक्कत होती है, मतलब बिल्कुल क्या, वो बिल्कुल चबा ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी डाइट देते? तो अगर ऐसा पूछा जाता कि वो ठोस भोजन को, यानी कि जो सॉफ्ट भोजन भी है वो उसको भी नहीं निगल पा रहा, बिल्कुल नहीं चबा पा रहा, तो उसको हम इस कंडीशन में हम लिक्विड डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर उसे दिक्कत है, सिर्फ दिक्कत हो रही है, तो हम उसको कुछ हद तक जो दिक्कत हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्ट डाइट भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो ये सॉफ्ट डाइट ही जाना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि इसने बोला है जिन मरीजों को चबाने और निगलने में दिक्कत होती है। इसने ये नहीं बोला कि वो बिल्कुल नहीं चबा पा रहा है। ठीक है, और ना बिल्कुल वो निगल पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। तो यानी कि इसमें हमारा, हम उसके लिए सॉफ्ट डाइट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर ये बोलता कि वो बिल्कुल नहीं निगल पा रहा, ठीक है, तो डॉक्टर उसको कौन सी सलाह देगा? तो इस कंडीशन में हम लिक्विड डाइट जाते। और इसने बोला कि मरीजों को चबाने और निगलने में दिक्कत होती है, यानी कि वो कुछ हद तक तो कहा जा रहा है ना, कुछ हद तक वो अपने अंदर जा ले पा रहा है उसको। तो ऐसी स्थिति में हम उसको सॉफ्ट डाइट, यानी कि मैश होने वाले खाद्य पदार्थ भी जैसे होते हैं मैश, हम उसको दे सकते हैं सॉफ्ट वाली। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर है वो सॉफ्ट डाइट के लिए जाएगा। उसने बिल्कुल नहीं, वो नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं बोला इसने। ठीक है, तो कुछ हद तक के लिए तो हमारा सॉफ्ट जाएगा और अगर बिल्कुल नहीं होता तो हमारा लिक्विड जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आता है हमारा 101। संक्रमण के संपर्क में आने और लक्षणों के दिखने के बीच की अवधि को कहा जाता है। तो उस अवधि को क्या कहा जाता है? संक्रामक अवधि, या फिर ऊष्मायन अवधि, या फिर रिकवरी अवधि, या फिर निष्क्रिय अवधि। जो संक्रमण के हम संपर्क में आ रहे हैं और लक्षणों के दिखने के बीच, मतलब हम संपर्क में आ गए और अभी हमारा लक्षण दिखे नहीं है। ठीक है, उस बीच की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो ये संक्रामक अवधि तो वो हो जाएगी जब हम उसमें आ चुके हैं। ठीक है, जो हमें दिख रहे हैं। ठीक है,
उसने बोला है आने और लक्षणों के दिखने की बीच की स्थिति बोला है। तो ऊष्मायान अवधि यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, हमारा कहा जाता है। ठीक है, 101 का हमारा आंसर हो गया बी। 102, निम्नलिखित में से कौन सा वायरल इन्फेक्शन का एक उदाहरण है? तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है मीजल्स यानी कि खसरा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में खसरा कहते हैं, उसका उदाहरण होता है। ठीक है, अब इसमें होता है 103, जो बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है उसे कहते हैं। तो जो बीमारी किसमें फैल रही है? जानवरों से इंसानों में फैल रही है, तो हमारी उस बीमारी को क्या कहा जाता है? जूनोटिक। जूनोटिक कहा जाता है। और जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक जो होता है वो हमारा जानवरों से इंसानों में फैलता है, तो उसको जूनोटिक रोग या फिर जूनोसिस भी हम उसको कहते हैं। अब जैसे हम अगर एग्जाम्पल भी ले लें इसके जूनोटिक रोग के, तो कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा रेबीज। रेबीज किसके उससे होता है? जैसे कुत्ते या बंदर के काटने से भी होता है ना? रेबीज होता है ना, कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन लगवाना चाहिए, पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, अब जैसे ये बर्ड फ्लू भी होता है ना? तो ये पक्षियों के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है, उसे कहते हैं हम जूनोटिक। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो गया। एक कप में आमतौर पर लगभग इतना आता है। एक कप में जो हमारा मेजरमेंट होते हैं, अगर हम जब न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं तो उसमें मेजरमेंट की एक सबसे पहले चार्ट दिया रहता है कि आपका एक कप या एक चम्मच, एक टेबल स्पून, ये कितने, इसमें कितने ग्राम, कितने एमएल, ये सब सामग्री आती है। तो उसी तरीके से इसने क्या पूछा है? एक कप में आमतौर पर लगभग इतना आता है। वैसे एक कप में लगभग 240 एमएल आता है, लेकिन इसमें 240 नहीं है, तो 250 एमएल दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है? जीवन शैली यानी कि हमारी लाइफ साइकिल से जुड़ी, तो कौन सी है? मलेरिया, टीबी, और दो ऑप्शन नहीं है, तो ये आई थिंक ये वाला डायबिटीज है, और इसके बाद का मुझे पता नहीं। ठीक है, तो जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है वो हमारी डायबिटीज होती है। कौन सी होती है? डायबिटीज होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम और बात करें, 106, अपनापन की भावना मुख्य रूप से किसके माध्यम से विकसित होती है? तो जो अपनापन है उसकी भावना किसके मुख्य रूप से किसके माध्यम से होती है? वो होती है हमारी परिवार के माध्यम से होती है। ठीक है, पढ़ने और बारीक काम के लिए किस तरह की लाइटिंग सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? पढ़ने यानी कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें टेबल लाइट चाहिए होती है। ठीक है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मशीन से सिलाई कर रहे हैं, तो हमें उसी के ऊपर एक लाइट चाहिए होती है कि हमें अच्छे से दिखाई दे, काम कर सकें। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं टास्क लाइटिंग। ठीक है, पढ़ने और बारीक काम के लिए। किचन में आराम से घूमने के लिए कम से कम कितनी चौड़ाई वाली जगह होनी चाहिए? अब इसमें एक किचन का एरिया पूछा है कि कम से कम कितनी चौड़ाई उसमें होनी चाहिए, तो जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 36 इंच। ठीक है, तो 108 का हमारा क्या हो गया? 36 इंच। किचन डिजाइन में एर्गोनॉमिक्स मुख्य रूप से इन पर फोकस करता है। तो किचन डिजाइन में एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? मांसपेशियों के अध्ययन में फोकस करता है ना? तो इसमें किस पर फोकस, अब किसमें बोला है? किचन डिजाइन में बोला है, तो किचन डिजाइन में बोलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुशल कार्य प्रवाह। 109 का डी। 110, एक फॉर्मल डाइनिंग अरेंजमेंट में पानी का ग्लास कहाँ रखा जाता है? फॉर्म, इसमें मुझे दो ही ऑप्शन दिखे हैं। ठीक है, तो प्लेट के ऊपर दाईं ओर, प्लेट के ऊपर बाईं ओर। तो एक फॉर्मल डाइनिंग अरेंजमेंट है, उसमें पानी का ग्लास हम कहाँ रखेंगे? तो उसमें जो होता है फॉर्मल डाइनिंग टेबल में हम पानी का ग्लास रखते हैं प्लेट के ऊपर दाईं ओर। अब इसमें जो ऑप्शन है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऊपर क्यों रख। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, अब ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना, ये दोनों ऊपर, ये दोनों गलत हो, ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसके जो तीन और दो और ऑप्शन है ना वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि मेरे में वो है नहीं, है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि जो फॉर्मल डाइनिंग अरेंजमेंट में उसमें पानी का ग्लास के बारे में पूछा है। आप ये देखो, ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा हमारा पानी का ग्लास, दाईं ओर है यानी कि राइट साइड है। ठीक है, इतना तो हमारा सही है, लेकिन प्लेट के साइड में है, ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मल अरेंजमेंट है किसका? टेबल का। तो आप देख लीजिए इसमें अपने अकॉर्डिंग, मतलब दाईं ओर तो होगा, दो जो ऑप्शन है वो मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है,
तो 2 ऑप्शन आप उसमें से देख लीजिएगा, ऊपर ना हो तो आप उनके साथ जाइएगा जो ऑप्शन हो, ठीक है? अब मेरे में ऑप्शन ये ऊपर बस 2 ही ऑप्शन है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देखना। दाईं ओर तो है ना, प्लेट के दाईं ओर, लेकिन ऊपर नहीं है। मैंने इसमें इसीलिए डायग्राम अटैच कर दिया है। फॉर्मल डाइनिंग सेटअप में 111 फॉर्मल डाइनिंग सेटअप में ब्रेड स्लेट ब्रेड प्लेट कहाँ रखी जाती है? अब देखो, जैसे ही फॉर्मल डाइनिंग सेटअप, अब ये मतलब मैंने एक दिखाया आपको सेटअप, ये रहा। अब इसमें ब्रेड प्लेट के बारे में पूछा, देखो ये रही ब्रेड प्लेट कहाँ रखी जाती है, ये रही ना। तो ये राइट हो गया हमारा। अगर हम जहां से पढ़ा रहे हैं तो मेरी साइड में ये राइट है और मेरी साइड में ये लेफ्ट है, और अगर आपके अपोजिट में भी हो सकता है, ये राइट और ये लेफ्ट, तो आप देखना, है ना। इसमें क्या है, सेटअप में कहाँ रखी जाती है? कांटों के बाईं ओर, चाकू के दाईं ओर, या डेजर्ट चम्मच के ऊपर, पानी के ग्लास के नीचे। तो पानी के ग्लास के नीचे नहीं होगा, डेजर्ट चम्मच के ऊपर। देखो यहाँ पे डेजर्ट ऊपर तो नहीं है ना, तो ये ऊपर नहीं होगा। चाकू के दाईं ओर, चाकू कहाँ है हमारा? चाकू हमारा ये रहा चाकू, और उसके दाईं ओर नहीं, इसके ऊपर रखा है ना हमारा नाइफ जो है, बटर नाइफ, ठीक है। तो कांटों के बाईं ओर, और क्या पूछा है इसमें? कांटों के, ये देखो यहाँ पे ये रहा कांटे, ठीक है, और ये रहे कांटे, ठीक है, डेजर्ट फॉग। अब इसके बाईं ओर, तो ये हमारी प्लेट यहाँ पे, इसका ऑप्शन सही बनता है, ठीक है। तो कांटों के बाईं ओर। निम्नलिखित में से कौन फूलों को सजाने की एक आम शैली है? तो 112 फूलों को सजाने की एक आम शैली कौन सी हो जाती है? हमारी इकेबाना हो जाती है, ठीक है। 113 इकेबाना का मतलब क्या होता है? ये जापानी पुष्प सज्जा होती है, ये तो हमें पता है। अब जापानी में भी इकेबाना का मीन्स होता है जीवित पुष्प, ठीक है। क्या होता है? जीवित पुष्प होता है। अब इसमें जीवित पुष्प कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? सी, फूलों का जीवन, ठीक है, इसी को कहते हैं हम इकेबाना। 113 एक डाइनिंग टेबल की स्टैंडर्ड ऊंचाई लगभग कितनी मानी जाती है? एक डाइनिंग टेबल, गूगल जब ये मैंने देखा तो इसमें बता रहा है 71 से लेकर 76 तक सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी हम इसके साथ जाएंगे, 72 से 76 सेंटीमीटर। सस्ता फर्नीचर बनाने के लिए आमतौर पर कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है? तो सस्ता फर्नीचर के लिए कौन सी की जाती है? पाइन की जो लकड़ी होती है वो आसानी से मिल जाती है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। फिर आता है 116 फर्नीचर के लिए किस लकड़ी को इंडियन रोज वुड के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारी शीशम की लकड़ी होती है उसको इंडियन रोज वुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खाने की जगहों पर भूख बढ़ाने के लिए आमतौर पर किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें बोला है खाने की जगह पर भूख बढ़ाने के लिए आमतौर पर 3 रंग होते हैं, एक लाल, नारंगी और पीला, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें से कौन सा कलर है हमारे पास? लाल, ठीक है। तो खाने की जगह पर भूख बढ़ाने के लिए आमतौर पर लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। मरीज के कमरे के लिए सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है? तो जो मरीज के कमरे के लिए होती है वो सबसे अच्छी दिशा होती है पूरब की ओर। यहाँ से हमें ताजी हवा और सूरज की रोशनी भी हमें मिलती है, ठीक है। 119 आमतौर पर एक औसत भारतीय परिवार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, एक हमारा भारतीय परिवार है उसका सबसे बड़ा हिस्सा किस पर खर्च होता है? उसका सबसे बड़ा हिस्सा भोजन पर, यानी कि खाने पर खर्च होता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल गीले कचरे के लिए आमतौर पर कौन सा बिन इस्तेमाल किया जाता है? हरा, नीला, लाल, काला। बायोडिग्रेडेबल के लिए पूछा है, तो बायोडिग्रेडेबल यानी कि ग्रीन, ग्रीन से जुड़ा होता है हरा, ये तो इसका आंसर हो जाएगा हरा, बायोडिग्रेडेबल के लिए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए कौन सा होता है? नीला, ठीक है। तो 2 आते हैं ना, वो कचड़े वाली गाड़ी जो आती है उसमें 2 रहते हैं, एक नीला एक हरा। तो हरे के लिए होता है हमारा जो गीला कचरा, जिसको हम किसी चीज में यूज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम खाद बनाने वगैरह के लिए, वो होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल। जैसे इसमें जितने भी सब्जी के छिलके या जितनी भी वैसे हमारे खाने पीने के सामान होते हैं उसका कूड़ा जो होता है वो आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरा, यानी कि ग्रीन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ग्रीन। अब इस डायग्राम में मैंने एक डायग्राम भी अभी डाउनलोड किया है, और उसमें देखो आप
कि ब्लू जो है वो ड्राई यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्रीन है बायोडिग्रेडेबल और लाल दिया है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया 120 का ग्रीन। सूची का मिलान सूची से करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को हमें चुनना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या है मूल्य, कार्यालय सरलीकरण, निर्णय लेना या फिर बजट। तो हमें ये पता है, अगर हम इजी से शुरू करें तो बजट का नियम किसने दिए थे, एंजल्स ने दिए थे। ठीक है, तो डी का हमारा क्या हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ पे कहीं है, सबसे पहले ऑप्शन में डी का सेकंड मिल रहा है। उसके बाद निर्णय लेना, पॉलिट के सुझाव होते हैं निर्णय लेने के, ये हो गया हमारा चौथा। देखो यहाँ पे चौथा है। कार्य सरलीकरण किसने दिया है, मार्विन मुंडल ने दिया है। और मूल्य किसने दिए हैं, प्रांग ने दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही बन जाएगा। फिर आता है 122, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकार नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, 2019 के तहत हम उपभोक्ता शिक्षा में पढ़ते हैं कितने नियम हैं, तो हम जब तक हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है 4 इसके प्राथमिक होते हैं और 4 इसके गौण होते हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं तो वो 6 होते हैं। अब इसने पूछा, हमें नहीं पूछा है। तो जो संपत्ति का अधिकार होता है ना, ये हमारा इसमें उपभोक्ता से इसका कोई लेना देना नहीं है। सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, ये सारे हमारे उपभोक्ता के संरक्षण अधिनियम के वो मतलब अधिकार होते हैं। ठीक है, तो जो संपत्ति का अधिकार होगा वो इसका ऑप्शन हमारा सही जाएगा। फिर आता है 123, कीटनाशक जो मुख्य रूप से एसिटाइल कोलिन स्टोरेज को रोककर कीड़ों के तंत्रिका तंत्र पर काम करते हैं, वे किस समूह से संबंधित रहते हैं, किस समूह से संबंधित होते हैं। तो हमारा 123 यानी कि ये किस समूह से है, ये आर्गोन आर्गेनोफॉस्फेट्स के रूप में से संबंधित होते हैं। ये तंत्रिका तंत्र पर मुख्य रूप से काम करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्गेनोक्लोरीन कीटनाशकों की एक खास विशेषता है, कौन सी विशेषता है एक खास, तेजी से बायोडिग्रेडेबिलिटी, खाद्य श्रृंखला में जैव संचय, उच्च जल घुलनशीलता, कम समय तक रहने वाला प्रभाव। तो जो 124 होगा उसका आंसर होगा खाद्य श्रृंखला में जैव संचय। इमरजेंसी मैनेजमेंट में मिटिगेशन शब्द का मतलब है, मिटिगेशन शब्द पूछा है, इसका मतलब क्या होता है, आपदा पर तुरंत प्रतिक्रिया, प्रभाव की गंभीरता को कम करने के लिए उठाए गए कदम, राहत वितरण या पीड़ितों का पुनर्वास। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट कोई भी जल्दी से आएगा तो हम जो प्रभाव हो रहा है उसकी गंभीरता को कम करेंगे और उसके लिए उठाए गए कदम, इसका ऑप्शन हमारा बी सही जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद 125 हो गया 126, ग्रोथ और डेवलपमेंट में समानता इस बात में है कि दोनों किसमें होते हैं, चरणों में होते हैं। ठीक है, किस विद्वान ने इस बात पर जोर दिया है कि वृद्धि संरचनात्मक होती है जबकि विकास हमारा कार्यात्मक होता है। तो किसने दिया है, वो दिया है गैसेल ने दिया है ये। फिर आता है एक अभिकथन, लिंग वृद्धि के पैटर्न को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, लिंग। फिर क्या बोला है, लड़के और लड़कियों में वृद्धि दर और यौवन की शुरुआत का समय अलग अलग होता है, सही विकल्प को चुने। ठीक है, तो इसमें चुनना है हमें आर, ए और आर में। तो क्या है, लिंग वृद्धि के पैटर्न को प्रभावित नहीं करता, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है। ये हमारा लिंग जो होता है वो वृद्धि के पैटर्न को प्रभावित करता है ना। तो ये जो ऑप्शन है ए वाला वो हमारा गलत होना चाहिए। 128 में, लेकिन लड़के और लड़कियों में वृद्धि दर यौवन की शुरुआत का समय अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की जो हमारी मतलब प्यूबर्टी जो होती है वो जल्दी उनकी विकसित होती है, उनकी जो एज होती है उनमें जल्दी समझदारी विकसित होती है लड़कियों में। तो लड़के और लड़कियों की वृद्धि दर जो होती है, यौवन की जो शुरुआत होती है उसका समय अलग अलग होता है। ठीक है, और लड़कियों में ये चीज जल्दी आती है। तो ए हमारा गलत है और आर हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 129, भावनात्मक कमी बच्चों में शारीरिक विकास को धीमा कर सकती है। भावनात्मक तनाव विकास से हार्मोनल स्राव को प्रभावित करता है। 129, तो ये जो दोनों हैं ऑप्शन, भावनात्मक
अगर हमें किसी की भावना मतलब कमी लग रही है तो हमारे जो बच्चे होंगे उनके शरीर में शारीरिक विकास को वो धीमा भी कर सकती है, और भावनात्मक जो तनाव होगा यानी कि जो मेंटली स्ट्रेस होता है वो विकास से भी संबंधित होता है, जिसके हार्मोनल प्रभाव को भी वो प्रभावित करता है। तो ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए को सही व्याख्या करता है। फिर 130, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक प्रमुख भावनात्मक विशेषता है? कौन सी है एक प्रमुख किशोरावस्था की? तो जो किशोरावस्था जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे जो बच्चे होंगे उनमें आ रही है, तो उसके जो एटीट्यूड होता है यानी कि मिजाज में बदलाव आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। किशोरावस्था के दौरान पहचान बनने पर किसने जोर दिया? जितने भी वर्सेस वाले थे ना वो किसने दिए थे? एरिक्सन ने। कितने नियम दिए थे? 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एरिक्सन। अभिकथन, मानव विकास में गर्भधारण से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्तियों में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। पर्यावरणीय उद्दीपन संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 132 हमारी दोनों ही सही है अपने आप में। ठीक है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 133, एक कम्युनिटी प्रोग्राम का मकसद डाइट के जरिए आयरन का सेवन बढ़ाकर किशोरियों में एनीमिया को कम करना है। एक इवेल्युएटर के तौर पर इनमें से कौन सा तरीका असर का सबसे अच्छे से मापेगा? कौन सा मापेगा? हमने प्रोग्राम क्या किया है? आयरन का सेवन बढ़ाया है, तो बांटेगा ये आयरन सप्लीमेंट की संख्या नहीं। औसत हीमोग्लोबिन लेवल में बढ़ोतरी, आयोजित जागरूकता कैंपों की संख्या, या बजट का इस्तेमाल। तो जो औसत हीमोग्लोबिन लेवल में जब बढ़ोतरी होगी तो इससे हमारा सबसे अच्छा तरीका यही होगा इवेल्युएटर के तौर पर। 134, एक फाइबर में लचीलापन कम है लेकिन सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। इस्तेमाल के दौरान सबसे ज्यादा कौन सी समस्या होने की संभावना है? मतलब एक फाइबर है जिसमें कौन सा लचीलापन है। ठीक है, लचीलापन कैसा है? कम है। और सोखने की क्षमता कैसी है? ज्यादा। और इस्तेमाल के दौरान सबसे ज्यादा कौन सी समस्या होने की संभावना है? तो वो जो समस्या है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की संभावना हमें उत्पन्न होगी। ज्यादा ऊष्मीय चालकता वाले फाइबर से बना कपड़ा किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? तो ज्यादा ऊष्मीय चालकता यानी कि जिसकी ऊष्मीय चालकता ज्यादा होगी तो वो किसके लिए या कौन से मौसम या कौन सा कपड़ा होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो गर्मियों का कपड़ा होता है ना उसके लिए हमें चाहिए हो रहता है। जैसे कि कॉटन और लिनन जो रहते हैं गर्मियों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो हमारे अंदर अगर मान लीजिए ऊष्मा, वो कपड़े हमारी गर्मी को सोख ही तो रहे हैं, नमी को सोख रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं, है ना? तो इसका आंसर हमारा होगा गर्मियों के कपड़े। ठीक है, तो हमें क्या होता है ना कि गर्मियों के लिए हमें कैसे कपड़ों की जरूरत होती है? जो हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं, है ना? और जिनमें ज्यादा ऊष्मीय चालकता होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारे, वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वे हमारे शरीर की गर्मी को जो है वो बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, और हमारे लिए कौन से कपड़े ज्यादा होते हैं अच्छे गर्मियों के लिए? सूती यानी कि कॉटन और लिनन। फिर आता है 136, पॉलिएस्टर के कपड़ों पर धोने के बाद भी तेल के दाग रह जाते हैं क्योंकि पॉलिएस्टर फाइबर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। उनकी सतह चिकनी होती है, ओलियोफिलिक होते हैं या उच्च कोशिकात्व होता है। बहुत इसमें जो फोटो है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, तो जो इसमें पॉलिएस्टर फाइबर की जो प्रकृति होती है वो होती है ओलियोफिलिक। ठीक है, और ओलियोफिलिक का क्या अर्थ होता है? जो ये रेशे होते हैं ना उसके, किसके? पॉलिएस्टर के जो रेशे होते हैं वो तेल और ग्रीस के प्रति जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं ना, और उन्हें आसानी से क्या कर लेते हैं ये लोग, ये जो होते हैं वो सोख लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब इसमें जो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक क्या है? एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हमने पढ़ा है हाइड्रोफोबिक होता है पानी को हटाने वाला, यानी कि वो पानी से डर रहा है, और हाइड्रोफिलिक पानी को सोखने वाला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और उसकी सतह चिकनी होती है, ये तो हमें पता है पॉलिएस्टर की सतह। लेकिन उसने क्या है, क्योंकि पॉलिएस्टर फाइबर कैसे होते हैं, उसके गुण क्या होता है? तो उसके गुण जो होते हैं वो होते हैं ओलियोफिलिक होते हैं। ठीक है, लंबे समय तक सफेद
रखे सफेद सूती कपड़ों का पीला पड़ना मुख्य रूप से होता है। कैसा होता है मुख्य रूप से, किसके कारण होता है? वो होता है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी डिटर्जेंट में उच्च क्षारीयता यानी कि एल्कलाइन, ठीक है, तो सफाई के दौरान किस फाइबर को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है? किसको संभावना होती है? तो ये होती है हमारी ऊन को। अगर इसमें सिल्क, ऊन और सिल्क दोनों होता है तो दोनों को होती है, क्योंकि जो प्रोटीन फाइबर होते हैं वो एल्कलाइन, उनके लिए जो होता है क्षारीय जो होता है उसके लिए वो नुकसानदायक होता है, लेकिन जो एसिड वाला होता है वो उनके लिए अच्छा होता है। यहाँ पे अगर एसिड लिख दिया होता तो हमारा कॉटन, अब लेकिन कॉटन लिनन दोनों है, तो ये दोनों, इसके लिए एसिड यूज होता है और इसके लिए एल्कलाइन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऊन इसका सही होगा। प्रकाशीय चमक से किया गया कपड़ा ज्यादा सफेद दिखता है क्योंकि, क्यों दिखता है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रोशनी दिखने वाली नीली रोशनी में बदल जाती है। ठीक है, तो 139 का हो गया डी। सिल्क के कपड़ों के लिए कौन सा सफाई कर्मक पदार्थ सही नहीं होगा और क्यों? क्यों नहीं होगा? कौन सा सही नहीं होगा? तो वो हमारा अभी पढ़ा था हमने, सिल्क और उसके लिए, ऊन के लिए प्रोटीन फाइबर यानी कि तेज क्षारीय डिटर्जेंट या प्रोटीन संरचना को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है 141। अगर किसी सिलाई में ज्यादा टिकाऊपन और खिंचाव सहने की क्षमता चाहिए तो कौन सी सिलाई चुननी चाहिए? रनिंग, बैक स्टिच या ब्लैकेट स्टिच या फिर फेदर स्टिच? तो कौन सी हमें चुननी चाहिए? हमें चुननी चाहिए बैक स्टिच। और जो बैक स्टिच होती है वो कैसी रहती है? वो हम किससे करते हैं? उसमें हमारा स्ट्रेंथ होती है, हैंड से करते हैं ना बैक स्टिच जो होती है, तो हम उसमें अच्छी टिकाऊपन की और खिंचाव सहने की क्षमता ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रनिंग स्टिच। कौन सा टाका इंटरलिंक्ड लूप की एक सीरीज बनाता है और पारंपरिक कढ़ाई में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? कौन सा होता है? वो होता है चैन। एक व्यापक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है ना, इंटरलॉक्ड बनाता जा रहा है, चैन स्टिच होती है ना। और ज्यादातर आप देखोगे चिकनकारी और इन सब में, पारंपरिक कढ़ाइयाँ होती है ना, ये चिकनकारी वगैरह, इन सब में इसका प्रयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। चिकनकारी है, ये पंजाब की फुलकारी है, इन सब में इसी का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। फुलकारी में भरवा भी होता है। 143। बुने हुए कपड़ों की तुलना में नीटेड कपड़ों में ज्यादा ड्रैप होता है, जिसका मुख्य कारण क्या होता है? तो जो बुने हुए कपड़े होते हैं उनकी तुलना में जो नीटेड होते हैं ज्यादा ड्रैप होता है, जिसका कारण हमारा क्या रहता है? हमारा रहता है इंटरलूपिंग की संरचना। इसकी संरचना जो होती है वो हमारा मुख्य कारण होता है उसमें ज्यादा ड्रैप होने का। सफाई के सामान में आम कॉटन के कपड़ों के बजाय माइक्रोफाइबर कपड़ों का इस्तेमाल असरदार होता है क्योंकि वे कैसे होते हैं? आम कॉटन के कपड़ों के बजाय माइक्रोफाइबर, क्योंकि वो जो होते हैं ना, अपने जो गंदगी हम साफ करते हैं उसके गंदगी को अपने अंदर सोखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन से बड़े साइज के कारण ज्यादा पानी सोखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन से गंदगी फंसाते हैं, या ज्यादा डिटर्जेंट की जरूरत होती है, ज्यादा भारी और टिकाऊ होते हैं। तो जो आंसर होगा हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन से गंदगी को फंसाते हैं। मोटे लोगों को दृश्य बहुतायत कम करने के लिए, यानी कि मोटे लोगों को और मोटा नहीं दिखाना है, उनको उसकी कम करना है, जो मोटा लोग है उसको हमें पतला दिखाना है। ठीक है, किस कपड़े के डिजाइन तत्वों से बचना चाहिए, बचना है? ठीक है, तो कैसे डिजाइन वो प्रयोग करें? बड़े प्रिंट और चेक, डॉट्स और हल्के रंग, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, चौथा नहीं दिख रहा। तो जो बड़े मोटे लोग होते हैं उनको बड़े प्रिंट और चेक से बचना चाहिए, डॉट्स वाले और हल्के रंग के कपड़े उनको पहनने चाहिए, और उनको जो प्रिंट होते हैं ना उनको छोटे छोटे प्रिंट के कपड़े पहनने चाहिए। जो भोजन शरीर के ऊतकों के विकास और मरम्मत में मदद करती है उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा देने वाले, सुरक्षात्मक या शरीर बनाने वाले? तो क्या मदद कर रहे हैं शरीर के ऊतकों के विकास और मरम्मत में? कौन से थे वो? हम पढ़ते हैं ना, प्रोटीन हमारी हेल्प करता है, तो शरीर बनाने वाले भोजन। तो 146 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है? साधारण कार्बोहाइड्रेट सिंपल पूछा है। सिंपल कौन सा है? ग्लूकोज। हम किसी को, अगर हमें मान लीजिए चक्कर आ रहे हैं, हमें वो हो रहा है, एक थोड़ा सा डिहाइड्रेशन वगैरह, तो हम क्या देते हैं? ग्लूकोज। दूध में कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है? केजीन, केसीइन, इसमें अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो केजीन लिखा होगा। ठीक है, पानी में शरीर शरीर में पानी जरूरी है क्योंकि यह क्या करता है? एनर्जी देता है, मांसपेशियां बनाता है, या फिर विटामिन देता है, या फिर
शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो जो हमारा पानी है शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में जमा होने वाला कार्बोहाइड्रेट है कौन सा है? मतलब मान लीजिए जब कार्बोहाइड्रेट की जो कंडीशन है वो ज्यादा हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो वो किसमें किसमें स्टोर होता है? वो होता है हमारा लिवर में और होता है हमारा मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है ना? इस फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में जमा होने वाला कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? ए ऑप्शन ग्लाइकोजन में होता है। तो ये हमारे 150 तक के क्वेश्चन यानी कि जो होम साइंस टीजीटी एस्टेट का जो पेपर हुआ है उसके हो गए। तो आई होप ये मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिए हैं, आप लोग आंसर की से मिलाइएगा। और कुछ भी इसमें अगर अंतर या डिफरेंस आपको लगता है या ये लगता है कि हमारे आपके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर होगा, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने जैसा जिस हिसाब से पेपर मुझे दिया, मैंने उस हिसाब से आपको ये सॉल्व करके आपके लिए एक इसकी वीडियो बना दी है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरीके से आप एग्जाम पेपर को भेजिए और मेरी क्लास को जरूर देखिए। थैंक यू। ठीक है। ओके।